Dear students, Assalamu alaikum. This is ninth lecture of Marketing, Communication and Advertising, and in this session we will discuss about marketing, communication, budgeting. First of all, we will see what are the factors that may affect marketing, communication, budget, and moreover, it is important to say that there is difference between consumer markets and B2B markets. जैसे आप देखें कि B2B मार्केट्स में जो टेलीफोनिक मार्केटिंग का बजट है वो कंज्यूमर मार्केट से कहीं ज़्यादा होगा। तो जो फैक्टर्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट को अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले है गोल ऑफ प्रमोशन। देखें, अगर मार्केट शेयर जो है हमारा मकसद हो कि उसको हमने बढ़ाना है तो फिर हमें ज़्यादा प्रमोशनल बजट एलोकेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तब भी बजट ज़्यादा होगा। फिर ये डिपेंड करेगा कि जो बाइंग प्रोसेस की कौन सी स्टेज को हम एड्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, जिसके 5 स्टेप्स होते हैं। अवेयरनेस है, नॉलेज है, लाइकिंग है, प्रेफरेंस है और कन्विक्शन है। तो इस हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स प्रोसेस को मैं वेरिजोन वायरलेस की एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँगा। अगर हम वेरिजोन वायरलेस के जो एड्स हैं इनकी सीरीज़ देखें तो सबसे पहला जो एड है उसकी टैग लाइन हमें नज़र आ रही है, वी कैन हियर यू नाउ, यानी ये ब्रांड अवेयरनेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर आप मुख्तलिफ एड्स देख सकते हैं जिसमें आपको नॉलेज भी नज़र आ रहा है प्रोडक्ट के बारे में, इसमें आपको लाइकिंग भी नज़र आ रही है, इसमें कुछ प्रेफरेंस का एलिमेंट भी है, और फाइनली जो है वो आप देखें तो कन्विक्शन नज़र आ रही है। यानी ये पूरी सीरीज़ जो है वो हायरार्की इफेक्ट्स मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड फैक्टर जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट को अफेक्ट कर सकता है वो है थ्रेशोल्ड इफेक्ट्स, और इसमें 2 ग्राफ्स आपको दिए गए हैं। अगर आप ग्राफ 1 पे देखें तो देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स एंड सेल्स, और ये अनरियलिस्टिक रिलेशन है बिकॉज के ऐसा नहीं होता कि जितना आप प्रमोशन के ऊपर स्पेंड करते जाएं उतनी ही सेल्स बढ़ती जाएं, बल्कि ज़्यादा जो रियलिस्टिक सेंस है वो नीचे वाले ग्राफ, जिसे आप एस कर्व भी कह सकते हैं, उसमें दिखाई गई है। और ये जो एस कर्व है इसमें 5 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ए, जिसमें ये दिखाया गया देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स इवन विदाउट एनी प्रमोशन, यानी अगर आप कोई प्रमोशन नहीं भी करते तब भी आपकी प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ सेल्स जो है वो हो जाएंगी। जैसे कि इस ग्राफ में भी नज़र आ रहा है कि ये ग्राफ 0 पॉइंट से या ओरिजिन से स्टार्ट होने की बजाय थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा है, तो विदाउट प्रमोशन भी कुछ ना कुछ सेल्स होती जाएंगी। फिर अगर आप बी में देखें तो अब आप प्रमोशन जो है उसके ऊपर खर्च करना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है यहाँ पे वो मिनिमम है, यानी स्टार्ट में प्रमोशन के कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं होगा। ये ज़्यादा फ़ायदा हमें जाके मिलेगा सी पॉइंट और उसके बाद। तो सी पॉइंट पे आप देख सकते हैं देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स दैट विल इंक्रीज सेल्स, इसीलिए इसको थ्रेशोल्ड इफेक्ट भी कहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो सेल्स हैं वो एक्सपेंडिचर के साथ साथ बढ़ेंगी। फिर डी पॉइंट आ जाएगा विच इज़ सैचुरेशन पॉइंट, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे एक्सपेंडिचर के साथ सेल्स का एक इंक्रीजिंग रिलेशन रहेगा। और इस पॉइंट के बाद जब आप ई पे पहुँचेंगे तो ये सैचुरेशन के बाद का जोन है, यहाँ पे फर्दर जो एक्सपेंडिचर्स हैं प्रमोशन पे उनका सेल्स पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये अगर आप ज़्यादा इस पे स्पेंड करते रहेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो एडवर्स भी हो सकता है। आप नीचे वाला जो मार्जिनल एनालिसिस कर्व है उस पर देखें पॉइंट एफ पे, तो ये हमें बता रहा है कि फर्दर जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स हैं वो ना सिर्फ ये कि सेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं, बल्कि ये एक आपको लॉस की तरफ लेके जाना शुरू कर देगा। तीसरा जो फैक्टर है वो कैरी ओवर इफेक्ट्स हैं। अच्छा देखें, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं वो हम उस वक्त ख़रीदते हैं जब उनकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे वॉशिंग मशीन्स हैं या रेफ्रिजरेटर हैं या इस तरह की और जो अप्लाइंसेज हैं। तो अब इनकी जो कमर्शियल्स आती हैं उसका मकसद कैरी ओवर इफेक्ट्स को जनरेट करना होता है। मसलन जब कंज्यूमर है वो उसके सामने ये एड्स आते रहते हैं, उसकी नज़र से गुजरते रहते हैं, तो वो उस वक्त उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदेगा, लेकिन जब वो उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी और उसको ख़रीदने के लिए जाएगा तो कैरी ओवर इफेक्ट्स की वजह से वो एड्स, वो ब्रांड्स, उनकी जो अवेयरनेस है वो उसके जहन में होगी और चांसेस हैं कि वो उन्हीं ब्रांड्स को ख़रीदेगा जो उसके जहन में मौजूद होंगे।
फोर्थ फैक्टर इज वियर आउट इफेक्ट्स। अच्छा, होता क्या है जी कि जब एक ऐड चलता है टीवी में या वो न्यूज़पेपर्स में आता है तो कुछ अरसे के बाद या तो वो पुराना हो जाता है या बोरिंग हो जाता है। तो उस वक्त जो कंज्यूमर्स हैं या तो उस ऐड को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या वो चैनल चेंज कर लेंगे, या अगर ज़्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा तो एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो उस ब्रांड के साथ डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए एक चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि आपने एक ऐड को इस तरह से चलाना है कि वो थ्रेशोल्ड इफेक्ट के जोन में पहुंच जाए। आपने जो पीछे ग्राफ देखा था उसमें पॉइंट सी और उसके बाद का जो एरिया वो थ्रेशोल्ड इफेक्ट है, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड इफेक्ट को आपने टच करना है। मैक्सिमम जो है वो आपने कैरी ओवर इफेक्ट्स तक लेके जाना है, क्योंकि हमने ब्रांड का जो ऐड है वो इतना चलाना है कि बाद में जब कस्टमर उसे ख़रीदेगा तो उसके जहन में वो याद होना चाहिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा लेंथी ना हो कि वियर आउट इफेक्ट्स आ जाएं और वो बोरिंग होने की वजह से कस्टमर उसे इग्नोर कर दे। अच्छा, इसके बाद डिके इफेक्ट आ जाता है। होता क्या है कि जब कंपनी किसी ऐड को स्टॉप कर देती है तो कस्टमर उस मैसेज को भूलना शुरू कर देते हैं। अब बाज़ ब्रांड्स में तो कैरी ओवर इफेक्ट की वजह से वो कुछ अर्सा तक उनके जहन में मौजूद रहता है, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं कि जैसे ही उसका मैसेज आना ख़त्म होता है तो वो फ़ौरन उसे भूल जाते हैं। तो हमने जो अपना प्रमोशनल बजट है उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि जो डिके इफेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके। ये जो इमीडिएटली कस्टमर्स भूल जाएंगे इसको हम डिके इफेक्ट कहेंगे, तो इसको हमने अवॉइड करना। फैक्टर नंबर 6 इज मार्केट साइज एंड पोटेंशियल। देखें, जो लार्ज मार्केट होती है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, इसलिए हमें उसमें स्पेंड भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारा ज्योग्राफिक एरिया कंसंट्रेटेड है तो उसमें बजट कम लगेगा, लेकिन अगर यही मार्केट डिस्पर्स्ड होगी तो हमें ज़्यादा बजट स्पेंड करना पड़ेगा। अर्बन एरिया में ज़्यादा पोटेंशियल होगा मार्केट में तो बजट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। रूरल एरिया में यही पोटेंशियल कम हो जाएगा तो बजट भी हमारा स्क्वीज़ हो जाएगा। फिर बाज़ दफ़ा ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जो वुलन प्रोडक्ट्स हैं उसकी लाहौर में, इस्लामाबाद, पेशावर या कोयटा में जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कराची, तो इन सिटीज़ में हमें ज़्यादा बजट जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। एक और फैक्टर है इकोनॉमी ऑफ स्केल का। देखें, जो वेल इस्टेब्लिश ब्रांड्स या रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट बना सकती हैं अपनी एडवर्टाइजिंग को, बिकॉज कि उनकी जो एडवर्टाइजिंग है वो लार्ज स्केल होती है तो मीडिया से उन्हें ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। फिर वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जॉइंटली भी एडवर्टाइज कर सकती हैं। फिर उनको मीडिया में एक प्रेफर्ड स्पेस और टाइम भी मिल जाता है, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो बड़ी कंपनीज ले जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टारगेट मार्केट एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। देखें, अगर आप किसी ऐसे सेगमेंट को टारगेट करते हैं जिसमें आपके कंपटीशन बहुत वीक है तो वहाँ पे आपकी जो बजट की स्पेंडिंग है वो भी कम होगी। लेकिन यही अगर आप किसी ऐसे सेगमेंट में चले जाएं जहाँ पे पहले ही बड़ा टफ कंपटीशन है तो वहाँ पे ज़्यादा बजट आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो वेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो फिर वहाँ पर भी हमें बजट की कम ज़रूरत पड़ेगी। Finally, there are random events which may include natural disasters और unpredictable events जो कि आपकी प्रमोशनल कैंपेन को और उसके बजट को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो लाइफ बॉय है उसने कंपटीशन को साइड पे करके तो एक पब्लिक मैसेज दिया कि आप हाथ ज़रूर धोएं, चाहे वो लाइफ बॉय से धोएं या किसी भी दूसरे, जिसमें कंपेटिटर्स के नाम भी उन्होंने ऐड में लिखे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ बजट्स के ऊपर, जिसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, और उसमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है। इसमें हम ये करते हैं कि सेल्स का एक ख़ास हिस्सा, फॉर एग्जांपल 10%, अब ये कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा, तो वो सेल्स जो हैं वो पिछले साल की भी हो सकती हैं और वो इस साल की जो फोरकास्टेड सेल्स हैं वो भी हो सकती हैं, तो उसका 10% हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट के लिए जो है वो एलोकेट कर दिया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इजी मेथड, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादा सेल्स के अगेंस्ट ज़्यादा बजट जो है वो एलोकेट कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। जबकि रियल टाइम्स में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जब हमारी सेल्स कम हो रही होती हैं तो हमें ज़्यादा बजट स्पेंड करने की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह से जब हमारी सेल्स ज़्यादा होती हैं, ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है, तो उस वक्त हमें ज़्यादा बजट स्पेंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती।
फिर इसमें कोई जो स्पेशल नीड्स हैं या कोई कंपेटिटिव प्रेशर है, कोई कैंपेन है, उसके अगेंस्ट भी कोई स्पेशल एलोकेशन नहीं है बजट की। सेकेंड मेथड इज कंपेटिटिव पैरिटी मेथड, और ये जो हाईली कंपेटिटिव मार्केट्स हैं वहाँ पर ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है, कंपटीशन जहाँ पे टफ होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने मार्केट शेयर को प्रिवेंट करना है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हम बजट को हो सकता है कि ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ ना कर सकें, बिकॉज के हाउ मच स्पेंड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हाउ वेल स्पेंड है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी मेथड, और इसमें हम ये करते हैं कि जितने भी कंपनी के दूसरे फंक्शंस हैं सबको बजट एलोकेट करने के बाद जो बाकी रह जाता है वो मार्केटिंग के बजट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे ये जो नई और छोटी कंपनीज हैं जिनके पास लिमिटेड फाइनेंस होता है, ये उनकी प्रैक्टिस होती है, बिकॉज कि वहाँ मैनेजमेंट का व्यू ये होता है कि जो मार्केटिंग के एक्सपेंडिचर्स हैं ये नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो अगर हम इस पे बाकियों को एलोकेट करने के बाद जो बच जाएगा जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं वो अप्लाई कर भी देंगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, और इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं हर एक की कॉस्टिंग करते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सबकी कॉस्ट को जब आप सम अप करते हैं तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट कहलाता है। ये मोस्ट एक्यूरेट और बेस्ट मेथड है, टाइम टेकिंग है, और बड़ी कंपनीज के लिए ख़ास तौर पे ये डिफ़िकल्ट है बिकॉज कि वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स और एसपीयूज होते हैं, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट और एक अफेक्टिव मेथड कहलाता है। फिफ्थ मेथड इज़ पे आउट प्लानिंग, और इसमें हम जो बजट स्पेंड करते हैं वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस के मुताबिक है, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। इस ग्राफ में जो ब्लू लाइन है ये एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल बजट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप फेज़ 1 देखें जो कि इंट्रोडक्टरी फेज़ है, यहाँ पे हैवी प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं, बिकॉज के यहाँ हमारा मकसद उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है और उसके बारे में जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो ज़्यादा है, इसमें इसका बजट भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर आप बी पे देखें विच इज़ ग्रोथ फेज़, और यहाँ पे जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केट को एक्सपैंड करने की तरफ होती हैं, तो बजट हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेज की निस्बत कम हो गया होता है। फिर उसके बाद अगर आप सी पे आए तो एक्सपेंडिचर्स लेवल जो हैं वो पहले की निस्बत और ज़्यादा कम हो गए हैं, बिकॉज का मेच्योरिटी के फेज़ पे पहुंच गए हैं और लोग हमारे ब्रांड को अब अच्छे तरीके से जानते हैं, वर्ड ऑफ माउथ हमारा डेवलप हो चुका हुआ है, तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली जब आप डिक्लाइन फेज़ में आते हैं तो फिर फर्दर जो प्रोमोशनल एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी ज़रूरत हमें नहीं रहती। तो इन दिस वे हम अपना जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट है उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस के मुताबिक स्पेंड करते हैं। नंबर 6 इज़ क्वांटिटेटिव मॉडल्स, जिसमें हम कंप्यूटर सिमुलेशंस यूज़ करते हैं ताकि एक रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट किया जा सके बिटवीन द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और एक्यूरेट मेथड होता है, लेकिन सिर्फ लार्ज कंपनीज जहाँ पे मार्केटिंग एनालिटिक्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी टू टाइप्स ऑफ बजटिंग अप्रोचेज, एंड फर्स्ट इज़ टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट है वो बजट सेट करती है और वो कम्युनिकेट करती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। आमतौर पे ये अप्रोच इस्तेमाल की जाती है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में, या कंपेटिटिव पैरिटी मेथड में, या अफोर्डेबिलिटी मेथड में। सेकेंड इज़ बॉटम अप अप्रोच, और इसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं, फिर हर एक्टिविटी की कॉस्टिंग की जाती है। तो ये जो सम ऑफ कॉस्ट है वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट कहलाता है, और ये अप्रूवल जो है वो टॉप मैनेजमेंट के ज़रिए होती है। इन दिस वे ये जो सारी बजटिंग का प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है, और आमतौर पे जो ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड है उसमें बॉटम अप अप्रोच को हम यूज़ करते हैं। Finally, we will see the tentative distribution of marketing communication budget, which is 40% for advertising, 29% for consumer promotions, 28% for trade promotions, and 3% for other promotional mix. Total is 100%.
इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी स्पेंडिंग को देखें तो वो जो रिटेलर्स हैं उनकी ट्रेड प्रमोशन पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जबकि जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी स्पेंडिंग मीडिया के ऊपर ज़्यादा होगी। इसी तरह से ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करेगा, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में ये मुख्तलिफ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट के बारे में पढ़ा, मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं इस बजट की, वो आज हमने डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच।